तो मेरे बच्चों लेक्चर 1 आप लोगों ने देख लिया। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से ये चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है हम लोगों ने ये भी देख लिया था। ये जो हमारा मोमेंटम बैच है, इस मोमेंटम बैच में आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर रेडी हो जाइए। बाकी आपको पता है कि नोट्स आपको कंप्लीट मिलते हैं, फिर भी आप लोग क्लास के साथ नोट्स को बनाते रहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मेथड ऑफ चार्जिंग। भाई साहब, जब आप चार्ज करेंगे मेरे बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होता है जस्ट प्रीवियस क्लास में। अब इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर करने के तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं ना मेरे भाई। अब देख जरा, इसमें जब मैं मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करूंगा तो मेरे पास टोटल 3 मेथड हैं चार्जिंग के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मेथड है मेरे पास फ्रिक्शनल मेथड, ये फ्रिक्शनल मेथड हो जाएगा भाई। इसी तरीके से मेरे बच्चे नेक्स्ट जो होगा हमारा, ये इंडक्शन मेथड होगा। इसी तरीके से एक कंडक्शन मेथड होगा। मतलब हम किसी बॉडी को यार 3 तरीके से चार्ज करके देखने वाले हैं। कौन कौन सा भाई? फ्रिक्शनल मेथड। एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये आप लोग ना डेली देखते भी हो फ्रिक्शनल मेथड, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसलिए आपको लग रहा होगा यार फ्रिक्शनल मेथड। ये सब जब बताऊंगा तो आपको लगा अरे ये तो आपके साथ होता है, आपको बहुत बार करंट लगा हुआ है। कैसे? जब आप किसी इंसान को टच करते हो तब भी करंट लगता है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। इंडक्शन मेथड भी, कंडक्शन मेथड भी। 3 मेथड हैं हमारे पास चार्जिंग के भाई। अब देखिए जरा, चार्जिंग मेथड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक कंसेप्ट है वर्क फंक्शन का, बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। भाई वर्क फंक्शन क्या होता है समझना जरा। देखो जरा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है तो मान लो इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे बच्चे वैलेंस सेल में, ये रिवॉल्व कर रहे हैं और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो मेरे बच्चे जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है और आपको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉन को भैया फ्री कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाउंडेड है किससे? पॉजिटिव न्यूक्लियस से। अब मेरे बच्चे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से बाउंडेड है और आप इसको फ्री कराना चाहते हो, तो आप एक बात बताओ, जैसे मेरे को किसी ने बांध रखा है और आप मेरे को वहां से फ्री कराना चाह रहे हो, तो भैया आप मुझे खींचोगे ना। तो जब आप मुझे खींचोगे तो भैया आपको एक वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा बताना जरा। अरे भाई सोचो जरा, कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर मान लो एक बंदा बंधा हुआ है किसी बंदी से, मतलब कोई भी हो सकता है यार, किसी से भी बंधा हुआ है, आप वहां से उसको ब्रेक कराना चाह रहे हो, कितना वर्क करना पड़ेगा। जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ है, जैसे मान लो मैंने बोला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है। भैया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बता दिया आपने? ये एनर्जी की यूनिट होती है, परेशान नहीं होना है, एनर्जी की छोटी यूनिट होती है ये। ठीक है ना, आएगा पोटेंशियल वाले चैप्टर में तो मैं बता दूंगा। अगर भैया ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा हुआ है तो आपको इसको फ्री कराने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। भैया तू एनर्जी ले ले और यहां से फ्री हो जा। एक और एग्जांपल भैया, मान लो मेरे ऊपर 100 रुपीज का कर्ज है और मैं भैया उस कर्ज में दबे जा रहा हूं। जैसा जैसा वो बंदा बोल रहा है वैसा वैसा ही मैं कर रहा हूं। मेरे दोस्त को बुरा लग रहा है, तो उसने क्या बोला कि ले तू 100 रुपीज पकड़ और उसको दे और तू फ्री हो जा। क्यों बंधा हुआ है उससे? मतलब मेरे को फ्री कराने के लिए वो 100 दे रहा है ना भाई। तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा है उसको फ्री कराने के लिए जो आप मिनिमम एनर्जी दोगे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड मेरे बच्चे वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तुझे बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए।
क्या है यार वर्क फंक्शन, समझना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। भैया वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री करा लूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बंधा हुआ है ना भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब एक बात सुन जरा सही से, जैसे मानो फिजिक्स का पेपर है, 70 मार्क्स का है भाई, फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स का है, सबको पता है। वैसे तो हम लोग जो है 65 प्लस के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी लेकिन 23 मार्क्स का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। मान लो पेपर बहुत टफ आ गया यार, तो भाई आपको यार 23 आ जाए बस। क्यों? क्योंकि 23 से कम आए तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब मिनिमम मार्क्स आपके 23 तो होने ही चाहिए। So minimum marks required to qualify this subject is 23। अब कोई कह रहा है भैया मेरे 21 आ गए हैं। अरे मेरे बच्चे 21 से कुछ नहीं होने वाला है। 21 से क्या होगा? मिनिमम 23 चाहिए। एक कह रहा भैया मेरे 40 आ गए। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, 23 से तो ज्यादा ही है ना। तो इसको थ्रेशोल्ड, यही वर्क फंक्शन का कंसेप्ट है, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो वर्क फंक्शन का कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया जाता है। क्योंकि हमें पढ़ना है चार्जिंग, और चार्जिंग में हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे जैसे फ्रिक्शनल मेथड में, तो हमें वहां पर इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आइए मेरे बच्चों चलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल मेथड की तरफ। आओ मैं समझाता हूं पहले कि ये जो फ्रिक्शनल मेथड है, ये फ्रिक्शनल मेथड काम कैसे करेगा, फिर हम लोग इधर आएंगे। भैया आपने 2 इंसुलेटर लिया, आपने क्या किया, 2 इंसुलेटर लिया, एक ए और एक बी। सबसे पहले दोनों इंसुलेटर होने चाहिए भैया, ये इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर, और ये भी इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, समझना सही से। अब भैया मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन जो है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन ना मेरे बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर बी से इलेक्ट्रॉन फ्री कराना है तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, और ए से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री कराना है तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, ए और बी को घिसना स्टार्ट किया, रब करना स्टार्ट किया मेरे बच्चे। आपने ए और बी को रब करना स्टार्ट किया। हम लोग फ्रिक्शनल मेथड पढ़ रहे हैं, तो भैया क्या हुआ, किसी भी चीज को अगर आप इस तरीके से रब करोगे तो वो गर्म होगी, गर्म होगी ना, थर्मल एनर्जी मिलेगी, मतलब वर्क डन होने लगा, एनर्जी मिलने लगी। अरे आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे रब करो ना, हाथ गर्म होने लगेंगे, थर्मल एनर्जी मिल जाएगी। और मान लो अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो गई। अच्छा पहले वर्क फंक्शन किसका है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा ना। जैसे मानो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका, तो पहले तो 4 ही आएगा ना मेरे बच्चे। तो जब आप रब कर रहे हो तो हाथ गर्म हो रहे हैं, थर्मल एनर्जी मिल रही है। ऐसे जब मैं इनको घिसूंगा ना आपस में, तो भैया वर्क डन होगा, थर्मल एनर्जी मिलेगी। और जैसे ही ये थर्मल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी मेरे बच्चे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना तुरंत यहां से भैया कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बन गए दोनों बॉडी चार्ज। भैया ए ने क्या किया, ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जिसने भैया लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव आ गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। यार ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने देखा जैसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है भाई, पूरी तरीके से रूम में अंधेरा कर दो यार, और उस ब्लैंकेट में से हाथ मारो, स्पार्किंग होती है भाई। स्पार्किंग जो होती है ना, वही तो चार्ज है ना, स्टैटिक चार्ज। इसी को फ्रिक्शनल चार्ज कहते हैं। आपने देखा होगा, कभी देखना कि कोई बंदा है, उसने मान लो कि कोई पार्टी वियर क्लॉथ पहन लिया, और जो ऐसा कपड़ा जो बहुत ज्यादा चमकता है, अब बहुत तेज हवा चल रही है, तो फ्रिक्शन से उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। कभी कभी गलती से जब आप टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा। अरे यार उसके अंदर फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो गया था, जैसे आपने टच किया ना, वो चार्ज डिस्चार्ज हुआ आपके थ्रू और आपको शॉक लगा। ये सब क्या है, फ्रिक्शनल मेथड है चार्जिंग का। मेरे बच्चे जो चार्जिंग का जो फ्रिक्शनल मेथड होता है, आप लोगों ने ये सब देखा नहीं है क्या? ये सब
ये सब आपको पता होना चाहिए। आपने देखा ये क्या है, फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग है मेरे बच्चे। आपने देखा जो कॉम्ब है, कॉम्ब को आपने इस तरीके से हेयर से क्या किया, रब किया, और फिर आपने पेपर पर लगाया तो उसने पेपर को पोलराइज करके अपनी तरफ खींच लिया, मतलब चार्ज प्रोड्यूस करके उसने अपनी तरफ खींच लिया भाई। ये सब क्या है यार, फ्रिक्शनल मेथड है। आपने एक एक्टिविटी देखी होगी ना कि भाई आप किसी को चेयर पर बैठा दो यार, और पीछे से उसको टॉवल से हिट करो, ठीक है, तो कुछ देर बाद जब आप उसको टच करोगे ना तो आपको करंट लगेगा। ध्यान रखना वो ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए, वो सब कंसेप्ट मैं बताऊंगा अभी। ये सब क्या है, फ्रिक्शनल मेथड है, जिसमें दो इंसुलेटर को जब आपस में रब करते हैं तो भैया चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे मेरे बच्चे मान लो मेरे पास एक सिल्क का क्लॉथ है और एक ग्लास की रॉड है, तो अगर मैं सिल्क के क्लॉथ को ग्लास की रॉड पर रब करूंगा तो भैया यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा। भैया इसमें क्या हुआ, इसमें जो ग्लास है, ग्लास पर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और भैया सिल्क पर आ गया नेगेटिव, मतलब भैया इस केस में क्या हुआ, ग्लास पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, सॉरी सिल्क पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अच्छा कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है मेरे बच्चे, देखना जरा इधर, यहां पर किसने गेन किया और किसने लूज किया। यार जिसका वर्क फंक्शन कम है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और उस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो भाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उस पर नेगेटिव आ रहा है। मतलब जिस बॉडी का वर्क फंक्शन आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, उस पर नेगेटिव आता है, जिसका कम होता है उस पर पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से अगर आप पॉलिथीन की रॉड को डस्टर के साथ रब करेंगे तो आप पॉलिथीन की रॉड पर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यहां पर आपका नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इसका वर्क फंक्शन कम होगा, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। इसी मेथड को मेरे बच्चे फ्रिक्शनल मेथड बोलते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे और वो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा इंडक्शन मेथड। देखो मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना जरा आप कि किस तरीके से हमारा फ्रिक्शनल मेथड जो है इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ। इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो देखो आप यहां से कॉपी कर सकते हो, देखना कितना इजी लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है ना। आप देखो बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, देखो whenever two insulating body rubbed with each other, a work has to be done against the friction. If this work done is equal to work function of either body, transfer of electron take place. Body having lower work function to the body having हायर वर्क फंक्शन। मेरे बच्चे लोअर वर्क फंक्शन की बॉडी से हायर वर्क फंक्शन की बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। आपने ए लिया, बी लिया, रब करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। जिसका वर्क फंक्शन कम था उससे ज्यादा के लिए, तो कम वाले ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ज्यादा वाले ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उस पर नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शनल मेथड। तो भैया किस पर नेगेटिव आएगा, किस पर पॉजिटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। यही तो बताया है मैंने आपको, इन फ्रिक्शनल मेथड बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। मतलब मेरे भैया जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ए और बी को रब किया, ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव। ऐसा क्यों मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है ए का वर्क फंक्शन कम होगा, बी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव आ गया, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव आ गया। These all about frictional method of charging। नोट्स आप बना सकते हो आसानी से, उसके साथ साथ आपको नोट्स मिल भी रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे कि जब आप फ्रिक्शनल मेथड से चार्ज कर रहे हो तो जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं मेरे बच्चे, उन क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। आइए जरा देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिक्शनल मेथड से जो चार्ज बनता है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज एक्चुअली अ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई नॉट प्रोटॉन्स? भैया प्रोटॉन क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटॉन का एक तो मास बहुत ज्यादा होता है, और प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन भैया न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। इसीलिए आप ओनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है मेरे बच्चे? अब देखो जरा, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें बोला गया है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क बोथ एक्वायर चार्ज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिफिकेशन? भैया ग्लास को जब सिल्क के साथ रब किया तो भैया दोनों ने चार्ज एक्वायर कर लिया। चार्ज का सोर्स क्या था? फ्रिक्शनल मेथड। जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो भैया वर्क हुआ, और वर्क हुआ तो ग्लास ने अपने इलेक्ट्रॉन भैया दे दिए सिल्क को, और सिल्क पर नेगेटिव और ग्लास पर पॉजिटिव। मतलब सोर्स क्या है? सोर्स क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का? सोर्स है इलेक्ट्रिफिकेशन का फ्रिक्शन, जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे थे। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। इज द मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? आप समझना जरा इस चीज को कि क्या मास अफेक्ट कर सकता है चार्जिंग से। भाई मैंने एक ए लिया, ये ए मेरा एटम है, ठीक है। अब किसी तरीके से मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, मान लो ए पर प्लस आ गया, प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और कोई मेथड होगा, किसी तरीके से मैंने ए पर चार्ज क्रिएट कर दिया होगा, माइनस माइनस। इसने भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब आप एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन के अगर मैं मास की बात करूं मेरे बच्चे, तो me इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। नो डाउट कि ये मास बहुत कम है, लेकिन है ना, मास तो है ना भाई। मान लिया कि कम है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना भाई। समुद्र में मान लो आपने 1 लोटा पानी डाल दिया, अब आप कहोगे यार पानी तो इंक्रीज नहीं हुआ। कौन कह रहा है इंक्रीज नहीं हुआ? वो बात अलग है कि वो पानी बहुत कम था जिससे आप जज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने ऐड तो किया है ना, ऐड तो किया है मेरे बच्चे, तो मास तो इंक्रीज होगा। तो मेरे बच्चे जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया था मैंने, तो इसमें जैसे मानो कि 20 इलेक्ट्रॉन थे तो 20 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था अभी भाई। यहां पर भैया 2 प्लस प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो भाई यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन और यहां 20 प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन का तो भैया कोई मतलब ही नहीं है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, बांध रखा है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। कहां पर? न्यूक्लियस के अंदर, उसको नहीं हिलने दिया जाएगा। और ए माइनस माइनस में भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन भैया फिर से ये। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो मास हो जाएगा वो इसका होगा, ए माइनस माइनस का। फिर उसके बाद मास आएगा न्यूट्रल का, और फिर सबसे कम जो आएगा वो पॉजिटिव बॉडी का आएगा। तो अगर हम लोग मास को देखें, तो मास को अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो भाई बहुत सिंपल हो गया। ये जो हमारा Ma माइनस माइनस है, इसका मास सबसे ज्यादा होगा, फिर भाई न्यूट्रल बॉडी का होगा, और सबसे कम जो है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि भाई इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। बहुत सिंपल, इसके पास भाई 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, तो इसका मास सबसे ज्यादा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। तो अगर आपसे यह बोला जाए कि क्या भाई चार्जिंग से मास इंपैक्ट करता है, यस, बहुत थोड़ा सा मास चेंज होगा, लेकिन होगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग से मास का इंपैक्ट 100% पड़ेगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद न्यूट्रल, और सबसे कम जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते थे। आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हम लोग देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस और हैं। हम लोग जो फ्रिक्शनल मेथड कर रहे हैं, इस पर जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं हम उनको देख रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि टॉपिक चल रहा है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं मेरे बच्चे। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं
जो इनफ्लेमेबल लिक्विड को लेकर जाते हैं। अब भाई इनफ्लेमेबल लिक्विड कौन से होते हैं? जो हल्का सा भी स्पार्किंग हो जाए ना तो तुरंत ब्लास्ट होने का चांस रहता है। जैसे आप गैस से ऑन करने के लिए लाइटर में क्या होता है भाई? स्पार्किंग ही तो होती है और वो बहुत बड़ा बर्निंग प्रोसेस होने लगता है। तो ऐसे व्हीकल्स जो हमारे इनफ्लेमेबल लिक्विड को कैरी करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे एक मेटल की रॉड होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोड से टच कर देते हैं। ऐसा भाई क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो जो टायर है, ये टायर रोड के साथ रब कर रहा है, और जब ये टायर रोड के साथ मेरे बच्चे रब कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज प्रोड्यूस होगा। और भाई टायर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो जब टायर मेरे बच्चे इंसुलेटर होगा तो ये जो चार्ज होगा ये इस इंसुलेटर में स्टोर्ड होता चला जाएगा। और मान लो अगर कहीं स्पार्किंग हो गई और बहुत ज्यादा चार्ज है तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई जो भी चार्ज बन रहा है वो साथ के साथ अपना ग्राउंड को चला जाए। तो ग्राउंड को जाने के लिए क्या चाहिए? मेटल चाहिए। इसी वजह से ये मेटल की चेन यूज की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना भी चार्ज बन रहा है वो सारा का सारा चार्ज साथ के साथ कहां चला जाए? ये अर्थ को चला जाए। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे टायर्स बन रहे हैं ना वो स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से वो इंसुलेटर होते ही नहीं है। तो जो भी चार्ज मिलता है वो साथ के साथ ग्राउंड को लीक कर जाता है। आप कंसेप्ट को समझिए जरा। इंसुलेटर है तो चार्ज उसमें रुका रहेगा, और कंडक्टर है तो चार्ज उसमें फ्लो कर जाएगा और वो अर्थ के लिए जा सकता है अगर आपने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है तो। ठीक है ना? बहुत सिंपल प्रोसेस। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर हम बात करें, देखो मास वाला इंपैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल सेम वही है कि मास का इंपैक्ट क्या पड़ेगा चार्जिंग पर। अगर आपने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मास उसका कम हो जाएगा। और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग का वो कौन सा है? इंडक्शन। हम लोगों ने फ्रिक्शनल मेथड कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग चल रहे हैं इंडक्शन मेथड पर कि चार्जिंग का इंडक्शन मेथड क्या होता है। देखो भाई, फ्रिक्शनल मेथड से हम लोग इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड की, तो इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड दोनों से हम लोग कोशिश करते हैं मेटल को चार्ज करने के लिए। यहां से जो आप चार्ज करेंगे ना मेरे बच्चे, ये मेटल चार्ज होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंडक्टर को चार्ज करेंगे। अब आप समझिए जरा। देखो इंडक्शन में आप क्या करोगे, जब आप किसी बॉडी को चार्ज करोगे तो उस केस में क्या करना है, आपको एक अपोजिट पोलैरिटी की चार्ज रॉड लेकर आनी है। समझिए जरा कैसे भाई। आपको क्या करना है, देखो स्टेप 1 में एक एक स्टेप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। भाई देख, ये मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है, ये मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, और इस मेटल स्फीयर को मैंने क्या किया, ये अभी अनचार्ज है। ये जो है मेरे बच्चे फर्स्ट स्टेप में ये अनचार्ज है, ठीक है। अब मैंने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। भाई इंसुलेटिंग स्टैंड पर क्यों रखा है? क्योंकि मान लो अगर इस पर चार्ज डेवलप भी होता है तो वो चार्ज अगर ये ग्राउंड से टच रहेगा तो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड को चला जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर एक इंसुलेटर यूज किया हुआ है। भाई प्लास्टिक यूज कर ले, वुड यूज कर ले, भाई जो इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। तो जो भी चार्ज हो उसको ग्राउंड को जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई ये मेटल है ना, जो भी चार्ज दोगे वो सारा ग्राउंड को चला जाएगा अगर टच होगा तो। ये तो हमने चार्ज को होल्ड करने के लिए इसको इंसुलेटर कर दिया है। बिल्कुल सेम ऐसे काम कर रहे हैं ना, जैसे मानो एक बॉटल है, मैंने बोला पानी फिल करो इसमें, और बॉटल का बेस जो है ना वो मैंने नीचे से काट रखा है। तो आप जितना पानी डालोगे वो सारा का सारा यार बाहर निकल जाएगा, तो क्या कभी पानी स्टोर हो पाएगा उसमें? नहीं ना। पानी को रोकने के लिए नीचे से बेस जो है वो बंद करके रखना पड़ेगा, जैसे बॉटल बंद होती है। तो इसी तरीके से हमने इस चार्ज को रोकने के लिए इंसुलेटिंग स्टैंड यूज किया हुआ है मेरे बच्चे, और इंसुलेटिंग स्टैंड से जो भी चार्ज मेटल स्फीयर को जा रहा है वो मेटल स्फीयर पर रुका रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे।
मान लो आप इस मेटल स्फीयर को कैसा चार्ज करना चाहते हैं। इस मेटल स्फीयर को अगर आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आएंगे। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज रॉड हो जाएगी भाई, पॉजिटिव चार्ज रॉड है ये। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आएंगे, और अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज रॉड लेकर आएंगे। मतलब अपोजिट पोलैरिटी का लाना है भाई। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, और वो कौन सी बात है कि भैया ये इससे टच नहीं होना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी है, टच नहीं होना चाहिए। कान खोल कर सुन लो, ये जो रॉड है मेरे बच्चे, ये इस स्फीयर से टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बोलचाल की भाषा में मैंने लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हो। अब ऐसा करने से हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप में समझो भाई। भाई ये मेटल स्फीयर है ना, तो मेटल की डेफिनेशन क्या है भाई, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, कंडक्शन आसानी से हो जाता है। तो स्टेप 3 में क्या हुआ समझो, ये जो मेटल स्फीयर था, इस मेटल स्फीयर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव रॉड है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी। तो जैसे इस मेटल स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे भाई, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो जरा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो क्या ये रॉड पर आ जाएंगे? नहीं भाई, रहेंगे तो स्फीयर के अंदर ही, लेकिन ये जो पॉजिटिव रॉड है इस तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा इनका। अब जैसे समझो जरा, मान लो मेरे बच्चे ये एक मेटल स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से यहां आ रहा है भाई, तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन इस वाले फेस के पास आ गए, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वो यहां आ गए इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस भाई जब इलेक्ट्रॉन इस चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहां आकर इकट्ठा हो जाएंगे, यहां नेगेटिव आ जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ओवरऑल अभी भी मेटल हमारा न्यूट्रल है भाई, देखो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, अभी चार्ज तो हुआ ही नहीं है ये। लेकिन प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है, आप आसानी से कभी भी पढ़ सकते हो। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। अगर आप नेक्स्ट स्टेप की बात करें ना मेरे बच्चे, अब हमने क्या किया है, हमने यहां पर इस पॉजिटिव फेस को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है, हमने इसको अर्थ कर दिया है। और अर्थ के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने चाहो उतने इलेक्ट्रॉन्स ले लो या जितने चाहो उतने इलेक्ट्रॉन दे दो। तो भैया अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस वाले फेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अर्थ से जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस वाले फेस को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। जबकि ये नेगेटिव क्या है, अभी यहीं रहेगा, क्योंकि रॉड ने नेगेटिव को क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा। भाई रॉड को मत हटा देना, क्योंकि इसी रॉड ने तो इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है अपनी तरफ, और इधर आपने अपना काम कर दिया, इधर से अर्थ भेजकर और इसको न्यूट्रल कर दिया। अब क्या हुआ भाई, ये वाला जो फेस था ये न्यूट्रल हो गया, ये वाला फेस देखो अब इधर यहां पर न्यूट्रल हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। अब जब न्यूट्रल कर दिया मेरे बच्चे, तो ये जो आपका रॉड था जिसने इलेक्ट्रॉन खींच रखा था, अब इस रॉड को कह दो भाई साहब आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हो, रॉड को हटा दो। तो जब आप मेरे बच्चे रॉड को हटा दोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे मेटल स्फीयर पर स्प्रेड हो जाएगा। इस तरीके से मेरे बच्चे स्टेप 1 में जो मेटेलिक स्फीयर अनचार्ज था, यहां पर वो नेगेटिव चार्ज हो चुका है, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ चुका है मेरे बच्चे, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी को बोलते हैं
चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। जिस रॉड को लेकर आए थे उस रॉड को टच नहीं कराना है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो तो नेगेटिव रॉड लेकर आओ, और अगर आप नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो तो पॉजिटिव रॉड लेकर आओ। ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई हम लोग पॉजिटिव कैसे चार्ज करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए आप क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इसके पास एक नेगेटिव रॉड लेकर आओगे। तो जब देखो जरा इधर, जब आप पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं ना, तो ये जैसे मेटल स्फीयर है, इसको इंसुलेटर पर रख दिया भाई। अब यहां पर आप कैसी रॉड लेकर आएंगे? यहां पर आप जो नेगेटिव चार्ज की रॉड लेकर आएंगे। तो अब की बार इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉनों ने जगह छोड़ी है तो यहां पॉजिटिव भाई रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रॉनों को, ये नेगेटिव रॉड भगाएगी इलेक्ट्रॉनों को, भागो इधर से। अब आपने यहां अर्थिंग कर दिया, तो जब आप अर्थ करेंगे तो ये जितना भी नेगेटिव है ये कहां चला जाएगा? ग्राउंड को, और ये पॉजिटिव बच जाएगा एक्स। इसको आप क्या कर देंगे? स्प्रेड करा देंगे, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड करा सकते हैं। मतलब जब आप इंडक्शन मेथड से चार्ज कराएंगे तो आपको इसके पास एक चार्ज रॉड लेकर आनी पड़ेगी भाई। ठीक है। जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको इंडक्शन समझना है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या होता है, किस तरीके से बाय इंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा मेथड चार्जिंग का है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, इसको भी समझ लेते हैं। देखो 11th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा समझो जरा कंसेप्ट को। दो डिफरेंट बॉडी हैं आपके पास, दो डिफरेंट बॉडी हैं आपके पास मेरे बच्चे। जैसे कि मानो कि एक बॉडी है, T1 टेम्परेचर है इसका, T1 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है T2 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट करा दिया, T1 और आपका ये जो T2 है ना मेरे बच्चे, इसको कांटेक्ट करा दिया। तो क्या होगा? टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होने लगेगी। हीट फ्लो कैसे होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लगेगा? हीट का फ्लो होने लगेगा। तो जैसे जैसे हीट का फ्लो होगा मेरे बच्चे, इसका टेम्परेचर फॉल होने लगेगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। जैसे इसका 35 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 35 डिग्री सेल्सियस। अब हीट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। मतलब हीट के फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत थी। ठीक इसी तरीके से चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड होगा मेरे बच्चे। एक कंसेप्ट होता है पोटेंशियल का, अगर आप समझने की कोशिश करें, एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आपका ये चैप्टर चलेगा पूरा। पोटेंशियल क्या होता है? अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि कितना चार्ज उसने होल्ड कर रखा है ये बताता है पोटेंशियल। मतलब पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज को होल्ड कर रखा है तो वहां से हम लोग पोटेंशियल देख सकते हैं। मान लो अगर किसी के पास जीरो चार्ज है तो पोटेंशियल भी जीरो है। इट मींस, कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो पोटेंशियल होगा ना मेरे बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। अगर चार्ज जीरो है तो भाई पोटेंशियल भी जीरो है। अब देखो जरा क्या हुआ, देखो जरा इधर। हमें इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है। ये जो मेटेलिक स्फीयर है ना, इसको मेरे को चार्ज करना है बाय द कंडक्शन मेथड। ये अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है। फिर से इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास एक चार्ज रॉड लेकर आऊंगा, चार्ज रॉड। इस पर भाई क्यू चार्ज है और इस पर अभी स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो इस पर चार्ज कितना है? स्टार्टिंग में अगर देखें तो इस पर चार्ज की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो जीरो है। तो देखो इसका पोटेंशियल जीरो होगा और इसका पोटेंशियल हाई होगा। और जब भी दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे तो चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जब चार्ज फ्लो होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो हम कंडक्शन मेथड बोल रहे हैं। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंडक्शन। और कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल सेम कब होगा? जब भाई दोनों पर इक्वल चार्ज आ जाए, Q/2 और Q/2। अच्छा, ये जो इक्वल चार्ज आ रहा है ना, इसके लिए कंडीशन है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी चार्ज की शेयरिंग होगी। सेम साइज की है, सेम शेप की है, तो उस केस में चार्ज की शेयरिंग होगी और जो चार्ज होगा आपका वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लाइक मेटल स्फीयर पर चार्ज आ गया Q/2। ठीक है, मतलब कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है और दूसरा भी मेटल स्फीयर है, इस पर आपके पास Q चार्ज है और इस पर 0 है, आइडेंटिकल है। दोनों को आपने टच किया, टच करने के बाद आपने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो मेरे बच्चे सेपरेट करने के बाद इस पर भी चार्ज Q/2 और इस पर भी चार्ज Q/2, Q/2 Q/2 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसी मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो हम लोगों ने मेरे बच्चे फ्रिक्शनल मेथड पढ़ लिया, इंडक्शन मेथड पढ़ लिया और कंडक्शन मेथड, कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बताई। इन सभी बातों में आपको ये ध्यान में रखना था कि किस तरीके से कब कौन सी बॉडी यूज की जाएगी। अगर आप मेरे बच्चे फ्रिक्शनल मेथड की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल मेथड में हम लोगों ने इंसुलेटर यूज किया था, और इंडक्शन मेथड में मैंने आपको बताया कि इंडक्शन मेथड में आप मेटल का यूज करेंगे। और इसी तरीके से मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि कंडक्शन मेथड में भी आप लोग क्या करेंगे? कंडक्टर यूज करेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडी को टच कराना होता है। तो ये सारे मेथड, फ्रिक्शनल मेथड, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नोट्स स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो अगर आप हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं तो ऐप में आपको जो नोट्स का सेक्शन है वो फ्री में आपको मिल रहा है। और अगर आप ये हमारा सेशन अगर YouTube पर देखेंगे तो YouTube पर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा नोट्स का, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड किया। तो फ्रिक्शनल मेथड पर तो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड के भी करा देता हूं। आइए जरा समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन है, अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विद वूल डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। भैया आपने क्या किया? हमने फ्रिक्शनल मेथड में क्या पढ़ा था कि दो अगर आपके पास इंसुलेटर है, दोनों को रब कर रहे हो तो चार्ज बन रहा है। हमने भैया एक मेटल लिया और मेटल को क्या कर दिया हमने? वूल के साथ रब कर दिया और हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं कोई चार्ज ही नहीं बन रहा। अरे चार्ज बनेगा कहां से? जो भी चार्ज बन रहा था इस मेटल में वो आपकी बॉडी के थ्रू क्या कर जा रहा था? कंडक्ट कर जा रहा था। मेटल में थोड़ी करना था फ्रिक्शनल मेथड से, इंसुलेटर में करना था ना। तो जो भी चार्ज बना वो चार्ज कहां चला गया? कंडक्ट कर गया भाई वो, इसलिए वो चार्ज नहीं हो पा रहा था। ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज बन रहा था वो साथ के साथ भैया ग्राउंड के लिए जा रहा था। जैसे बॉटल है, बॉटल को नीचे से आपने काट रखा है, जो भी पानी दे रहे हो सारा का सारा पानी साथ के साथ जा रहा है। तो मेरे बच्चे कभी कोई पानी स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर है, सारा का सारा चार्ज कहां जा रहा था? ग्राउंड के लिए जा रहा था। आइए इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है? देखो जरा इस वाले क्वेश्चन में, अ मेटल स्फीयर इज फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंसुलेटिंग प्लेट। एक मेटल स्फीयर है, इसको हमने कहां पर रखा हुआ है भाई? एक इंसुलेटिंग प्लेट है। देखो जरा समझो, ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग प्लेट है और इस पर मैंने एक मेटल स्फीयर रखा हुआ है। ये मेटल स्फीयर है, इंसुलेटर पर रखा हुआ है भाई। बोला हुआ है कि ये इंसुलेटर है और ये आपका मेटल स्फीयर है। ठीक है ना? ये आपका मेटल हो गया। अब देखिए जरा, अनदर मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस अवे। सेम भैया इसका ही भैया हमने यहां बैठा दिया कुछ डिस्टेंस पर। इफ द फिक्स स्फीयर इज गिवन अ चार्ज, भैया ये तो फिक्स था ना, ये वाला फिक्स्ड है।
जो इंसुलेटर पर रखा हुआ है, और इसको हमने क्या किया, कुछ चार्ज दे दिया भाई, चार्ज दे दिया इसको। तो जब हमने इसको चार्ज दे दिया तो कह रहा है कि हाउ विल द अदर स्फीयर रिएक्ट। भाई जब आपने इसको चार्ज दिया, मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, चलो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या करेगा कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, ये इस पर डेवलप करेगा नेगेटिव चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा भैया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका प्यार इसकी तरफ इसको खींच कर लेकर आ जाएगा, और ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड द पॉजिटिव। तो नेट अट्रैक्शन होगा और ये एक्सिलरेट कर जाएगा किस तरफ, टूवर्ड द फिक्स स्फीयर। बात आ गई समझ में कैसे हुआ भाई। ये न्यूट्रल था, इसको चार्ज दिया, इसने अपना इंपैक्ट डाला इस पर, अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज जनरेट कर दिया, फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चे। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप फ्रिक्शनल मेथड से चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉम्ब से चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब एक ड्राई हेयर है और एक वेट हेयर है। किस केस में अगर आप कॉम्ब करते हैं तो ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा? भाई ड्राई हेयर में ज्यादा फ्रिक्शन होगा और वेट हेयर में कम फ्रिक्शन होगा। भाई जब बाल गीले हैं तो यार बहुत स्मूथ चलता है ना कॉम्ब, और जब ड्राई है तो थोड़ा सा भैया रफनेस होता है यार, तो थोड़ा सा रफनेस होता है तो भैया ज्यादा टाइट चलेगा, ज्यादा टाइट चलेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन है, ज्यादा फ्रिक्शन है तो ज्यादा चार्ज बनेगा। तो ड्राई हेयर में ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू वेट हेयर। तो ये सभी क्वेश्चन से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट आए तो डाउट के लिए डिस्कशन वाला हमारा सेक्शन है, आप उस पर जाकर क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो ऐप पर। ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर ऐप है नंदू भैया फिजिक्स वाले, जो गूगल प्ले स्टोर पर चल रहा है, जिसमें आप वीडियोस देख भी रहे हैं, तो आप वहां पर हम लोग जो फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां पर जाइए और आसानी से जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो अब हम लोग जो है ना चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिया, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, इनको भी देख लेते हैं। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, हम इन्हें भी कर लेते हैं, और फिर हम लोग चार्ज जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कूलम्स लॉ की तरफ चलेंगे। देखो भाई बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिलेगा। अभी बताऊंगा एक एक करके कि क्वांटाइजेशन क्या है। एडिटिविटी भी होता है चार्ज के पास, और चार्ज जो होता है ना वो कंजर्व भी होता है। एक एक करके हम लोग इनको समझ लेते हैं कि क्या मतलब है आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्या मतलब है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए समझते हैं पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आप ये बताइए मेरे को, मेरे बच्चे, चार्ज सबसे छोटा कितना पॉसिबल है? तो सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना भाई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि क्वार्क भी चल रहा है, क्वार्क पर भी चार्ज का डिस्कशन हो रहा है, बट वो थ्योरी अभी आपके लेवल पर वैलिड नहीं है। क्वार्क पर चार्ज इसका 1/3 भी पॉसिबल है, उस चीज को छोड़ो आप। मेरे बच्चे सबसे छोटा चार्ज ये है, सबसे छोटा चार्ज है ये, इसको मैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलूंगा। सबसे छोटा चार्ज है ये, सबसे छोटा चार्ज है मेरे बच्चे, ये सबसे छोटा चार्ज, और इसी को मैं बोलूंगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला जाएगा मेरे बच्चे। इसको बेसिक यूनिट, क्या नाम दूंगा इसको मैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलूंगा, और इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं ई से। इलेक्ट्रॉन के लिए ये नेगेटिव में हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इंटीजर नंबर क्या होता है? तो भाई जो प्लस माइनस होते हैं, जो पॉइंट्स में नहीं होते, वो सभी नंबर हमारे इंटीजर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
भैया -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से पॉइंट में नहीं होना चाहिए, सब इंटीजर नंबर है। यार थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो जरा। मान लो किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, कैसे आया होगा पॉजिटिव चार्ज? जल्दी बताओ कैसे आया होगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हुए होंगे। मान लो मेरे बच्चे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो इस पर चार्ज आएगा कितना? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लो अगर 3 कम हुए हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपने बोला 100 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपने बोला 1 लाख इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए हैं मेरे बच्चे तो यहां पर कितना आ जाएगा यार? 1 लाख आ जाएगा 1 लाख इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इतना पॉजिटिव चार्ज। सेम इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो यही नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आप बोलो कि नहीं किसी बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो सेम चार्ज भैया नेगेटिव में। इसका मतलब ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई है। और ये क्या है? 1 2 3 100 1 लाख। यार ये सभी इंटीजर नंबर हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हैं। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा Q, ये क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, काउंटेबल है। क्या आप ऐसे बोलोगे कभी कि यार वो 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 10.5 इलेक्ट्रॉन है भैया, ये जो है ना 5.5 इलेक्ट्रॉन हो गए? अरे ऐसे पॉसिबल थोड़ी है यार। या तो पूरा इलेक्ट्रॉन 1 होगा या 2 होगा या 3, मतलब एक इंटीजर नंबर में होगा ना। तो जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज, ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये ई क्या है? सबसे छोटा चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए वैल्यू पॉजिटिव। ये हमेशा इंटीजर नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो Q इक्वल टू N इंटू ई, टोटल चार्ज कंटेन बाई अ बॉडी ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है मेरे बच्चे। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये पॉजिटिव में, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में आप देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन? भाई 5.5 7.5 9.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना यार, या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना मेरे भाई, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना। आप समझो इस चीज को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसमें आप लोग काउंट कर सकते हो प्रॉपर। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल है यार, देखना जरा क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई हो गया और ये इंटीजर नंबर एन हो गया। तो Q इक्वल टू एन इंटू ई, जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू ई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ Q हमारा टोटल चार्ज है और E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, n इसमें एक इंटीजर नंबर है। अच्छा चलिए बताइए जरा, तो अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं, देखो जरा समझो जरा, ये वाला चार्ज पॉसिबल है क्या? इसको बताइए जरा, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? आंसर है, देख लेते हैं भैया। ये आपने टोटल चार्ज दे दिया तो Q इक्वल टू आप N लगाइए। तो जब आप Q इक्वल टू N लगाएंगे मेरे बच्चे तो N इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है? 5.4 इंटू 10⁻⁻19 और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भैया ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 5.4 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाओ यार। ये एक इंटीजर नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ये इंटीजर नंबर। ये जो है इंटीजर नहीं आ सकता, क्या आएगा? ये फ्रैक्शनल में आएगा। मतलब ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है।
एन की वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, पॉइंट्स में आने का मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। तो जब भी आप अगर देखें कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर दिया है तो वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो इसमें आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, एक एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है भाई, ये देखो जरा। जब आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माइक्रो लेवल पर तो डिस्कस किया जाता है, लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। यार, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस काउंट किया जा सके। तो एक बात बताओ जरा, पहले तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब समझो। अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो और बात कर रहे हैं मैक्रो, तो इसका मतलब होता है स्मॉल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर बात कर रहे हैं। और मैक्रो का मतलब हुआ ये हम लोग लार्ज स्केल पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील किया जाता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यहां हम लोग इग्नोर कर देते हैं। भाई छोड़ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखना जरूरी है क्या? लेकिन माइक्रो पर डील किया जाता है। बट ऐसा क्यों मैक्रो पर इग्नोर किया जा रहा है? ऐसा क्यों मेरे बच्चे? समझ इस बात को कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना। मान ले तेरे पास एक बल्ब है और ये जो बल्ब है ना, ये 16 वॉट का है, 16 वॉट का बल्ब है। जैसे ही तूने स्विच ऑन किया बल्ब तुरंत ग्लो कर गया। भाई जैसे ही तूने स्विच ऑन किया बल्ब जो है वो तुरंत ग्लो कर गया। बहुत कम टाइम लगता है। भैया कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? ये पावर दे दिया मैंने। आपके घर में कितनी सप्लाई आ रही होगी? जनरली 220, सबके घर में रहता है 220 वोल्ट। तो अगर मैं यहां से करंट निकालूं तो I इक्वल टू कितना? पावर अपॉन वोल्टेज। 10th क्लास में पढ़कर आए हो, मतलब 60 अपॉन 220, इतना करंट आ गया। आप मुझे ये बताइए, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो कितना टाइम इंतजार करते हैं क्या कि बल्ब जलने वाला है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब जलने वाला? अरे ऐसे नहीं होता। इधर आपने स्विच ऑन किया, उधर बल्ब तुरंत ग्लो कर गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, आगे बताऊंगा। इसका मतलब बहुत कम टाइम लगता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मेरे बच्चे, कि जो टाइम है पर सेकंड, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, ये तो बहुत कम है 1 सेकंड, ठीक है ना, इससे भी कम होता है। हमने क्या किया, टी जो है हमने 1 सेकंड ले लिया। मान लो 1 सेकंड में भैया ये करंट फ्लो, एक एग्जांपल, 1 सेकंड बहुत बड़ी वैल्यू ले ली मैंने, फिर भी 1 सेकंड का डिफरेंस आता नहीं है। फिर भी देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे NE अपॉन टी, इतना चार्ज। अब देखना जरा, समझना जरा इस चीज को। हम लोग ये समझ रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर किया जाता है। तो यहां से अगर N की बात करें तो I इंटू टी अपॉन E, और मेरे बच्चे I की वैल्यू कितनी आई थी यहां पर? 60 अपॉन 220, 60 अपॉन 220। इसी तरीके से T हमने 1 सेकंड लिया, और E की वैल्यू कितनी आ गई भाई? E की वैल्यू कितनी होती है? E होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चलो, ये सब वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ ये सब आएगा, ये हमारा मैटर नहीं है। आप ये देखिए 10 टू द पावर -19 है, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भैया? ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 18 ऑर्डर का आएगा। 1 सेकंड मैंने बहुत बड़ा टाइम लिया था, इससे भी कम टाइम होता है। फिर भी अगर हम 1 सेकंड भी ले रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंचेंगे। अब आप एक बात बताओ यार, 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10 टू दी पावर 18। काउंट भी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि एक लाइन चल रही है कंटिन्यूअस। क्या काउंट कर पाओगे कितने? यार 1 2 3, मैं इसको काउंट कर लूं, इसको काउंट कर लूं, इसको काउंट कर लूं, नहीं हो पाएगा काउंट। आपको लगेगा कि पूरी लाइन चल रही है, कंटिन्यूअस चल रहा है।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का खेल खत्म हो जाता है कब? जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं। ये काउंटेबल नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन लगेगी। अगर आप इसे देखोगे ना तो ये कॉन्टिन्यूअस लाइन लगेगी आपको। इस वजह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस करते हैं। आ गई बात समझ में? मतलब यार 1 सेकंड से भी कम समय में इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, काउंट ही नहीं हो सकता यार, काउंट ही नहीं हो सकता। एक ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉन्टिन्यूअस वेव जा रही है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वेव नेचर भी शो करता है तुरंत। आप कैसे लगे कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो काउंट ही नहीं हो सकता ना। काउंटेबल होगा तो डिस्क्रीट होगा, स्मॉल लेवल पर आप काउंट कर सकते हो। इसीलिए बेसिकली जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन रही। अब हम लोग जो है ना कुछ देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अगर आप न्यूमेरिकल्स को देखना चाहोगे तो उसमें अगर आपको स्मॉल n पता चल गया तो आप चार्ज कैलकुलेट कर देंगे। सारा खेल किसका है? स्मॉल n का। अगर आपने स्मॉल n कैलकुलेट कर दिया तो समझो बात बन गई। तो आइए जरा अगर हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ न्यूमेरिकल को अगर हम देख लें, देखिए जैसे ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेसिक, कि अगर कोई भी बॉडी है वो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अपने अंदर से निकालती है। मतलब मानो भैया ये ए है, ये ए है और इसने 1 सेकंड में अपने अंदर से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। तो भैया इस पर चार्ज आ जाएगा कैसा? पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से? इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये बाहर निकल गए तो इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की वजह से होगा, बट हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटर होता है। वो कह रहा है भैया 1 कूलाम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा? आप 1 कूलाम चार्ज बनाना चाहते हैं। यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखना जरा 1 सेकंड में कितना चार्ज बनेगा। यूनिटरी मेथड से काम करो, यूनिटरी मेथड से काम करो। देखो जरा इसमें अगर हम बात करें टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ, कितना चार्ज बन रहा है मेरे बच्चे? टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ भैया 10⁻⁹ इंटू ई इक्वल टू 1 सेकेंड। भैया कितना? 1 सेकंड में कितना चार्ज बन रहा है? इतना ही तो बन रहा है भैया। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो ये हो गया n और ये हो गया आपका E, Q इक्वल टू N। तो इतना चार्ज बना 1 सेकंड में। मेरे को कितना चार्ज बनाना है? मेरे को 1 कूलाम बनाना है। तो 1 कूलाम के लिए कितना हो जाएगा भाई? यूनिटरी मेथड लगाओ। तो 1 कूलाम अगर बनाना हो तो 1 कूलाम के लिए कितना टाइम? 1 अपॉन ये कहां चला जाएगा? अपॉन में 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा कितने चार्ज को बनाने में? 1 कूलाम को। अब थोड़ा सा देखना जरा इसे, अगर आप इसे सही से देखो ना मेरे बच्चे, तो ये 1 कूलाम के लिए कितना? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10⁻⁹ इंटू 1.6 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹। अब देखो ये सेकंड में है भैया, 60 से डिवाइड कर दो, ये पहुंच गया मिनट में। भैया 60 से डिवाइड कर दो, ये पहुंच गया आवर में। भैया 24 से डिवाइड कर दो, ये पहुंच गया डे में। भैया 365 से डिवाइड कर दो, ये पहुंच गया ईयर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो भैया ये आएगा 198.25 ईयर के आसपास आंसर आता है। मतलब 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए आपको यार इतना टाइम चाहिए। 3 पीढ़ी लग जाएंगी बनाने में। अगर एवरेज देखें हम, मान लो एवरेज कितना भैया, अगर 60 साल 65 साल भी मान लें अगर, तो भाई साहब 3 पीढ़ी लग जाएंगी। कब? अगर 1 सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बेसिकली फिजिक्स कम, इसमें यूनिटरी मेथड ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को करेंगे चार्ज के। इसके लिए एक और क्वेश्चन है, पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन ये एक एनसीईआरटी में है,
हाउ मच चार्ज इज पॉसिबल इन अ कप ऑफ वाटर? कितना चार्ज पॉसिबल है एक कप वाटर में? भैया मेरे को n पता चल जाए यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस कप में कितने हैं, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि मेरे बच्चे कि उस कप में कितना चार्ज पॉसिबल है। जैसे कि ये कप है, तो इस कप में कितना चार्ज पॉसिबल है? भैया इस कप में आप वाटर देख लो, वाटर कितना है। अगर आपने इस कप में वाटर का पता लगा लिया कि वाटर का अमाउंट कितना है, उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल जब पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी। आइए जरा हम लेट कर लेते हैं जैसे एनसीईआरटी ने ही किया है, देखना जरा। लेट अमाउंट ऑफ वाटर, लेट अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगेगी इसमें। लेट अमाउंट ऑफ वाटर इन कप। भैया ये मैंने ना जैसे एनसीईआरटी ने लेट किया वैसे ही मैंने लेट कर लिया 250 ग्राम। यार कोई जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन में बोला है 250 ग्राम, हमने लेट कर लिया 250 ग्राम का कप है हमारा। आप 100 ग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं, आपने लेट किया है ना, फ्री है। अगर वो बोल देता कि उस कप में इतना वाटर है, फिर आपके पास कोई फाइंड करने का या कोई लेट करने का कंसेप्ट नहीं आता, आप उतना ही कंसीडर करते। लेकिन अभी आप यहां फ्री हैं, आपने 250 ग्राम कंसीडर कर लिया। कितना वाटर है? आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मेरे बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे इसमें बच्चे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है भैया? 250 ग्राम। H2O वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो इतने मोल्स बने। अब आप एक बात बताइए जरा, इतने मोल्स बने तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना होता है भैया? केमिस्ट्री है बेसिक। 1 मोल में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, कोई भी एटम कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं प्लस 10 टू दी पावर 23, इतने होते हैं भैया। अब आप एक बात बताइए भैया, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स 1 मोल में इतने हैं, और आपके पास टोटल मोल कितना है? टोटल मोल इतना है, ये है टोटल मोल। तो भैया टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, भैया ये देखो, अब टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये तो 1 मोल का था, और हमारे पास भैया इतने मोल थे 250/18। इतने H2O हैं उस कप में जिसमें 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर है। जब मैंने इतने नंबर ऑफ H2O निकाल लिया, अब एक बात बताओ, मेरे को चार्ज बताना है, तो जब तक n नहीं पता चलेगा तब तक बात नहीं बनने वाली है। भैया एक H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल। भैया एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पॉसिबल हैं? तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, 2 + 8 दैट इज 10। हमारे पास कितने H2O हैं? हमारे पास इतने H2O हैं। कितने H2O थे आपके पास? तो इतने H2O थे। एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन और पॉसिबल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन कितना भैया? मेरे पास इतने नंबर ऑफ H2O थे, इतने नंबर ऑफ H2O थे भाई, ठीक है, इतने नंबर ऑफ H2O, और एक H2O में 10। ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब तो हो गया, जब आपको ये H2O पता चल गया तो अब आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई आप आसानी से? अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, जैसे कि अब आप चार्ज निकालना चाहते हो, तो पॉसिबल चार्ज Q = NE। n आपके पास आ चुका है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23।
250/18 इंटू 10, और भैया ये देखो ई कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक कप वाटर में इतना चार्ज पॉसिबल है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। थोड़ी सी केमिस्ट्री लगी हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले मेरे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ जब मोल्स निकाल लिया, समझो जरा हमने इसमें किया कैसे। अगर हम देखें, सबसे पहले हमने क्या निकाला इसमें, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। मोल्स निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। टोटल नंबर ऑफ जब मॉलिक्यूल निकल गया तो फिर हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। इस हिसाब से हमने सॉल्व किया तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, Q इक्वल टू NE अप्लाई कर देंगे। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, आप किसी भी बॉडी पर चार्ज निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज को स्टार्ट करते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है। देखो बहुत सिंपल है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मानो कोई भी आपने सिस्टम लिया, तो सिस्टम के अंदर जो चार्ज होगा ना, उसको सीधे सम कर दो आप, एल्जेब्रिक सम, मतलब प्लस वाला प्लस और माइनस वाला माइनस। अरे भाई कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कोई भी एक सिस्टम कंसीडर किया, और ये कोई भी एक सिस्टम है, इसके अंदर मैंने बोला ये 2 माइक्रोकूलाम है, ये -3 माइक्रोकूलाम है, ये फिर से +2 माइक्रोकूलाम है, और ये +4 माइक्रोकूलाम है, ये बाहर है। मैंने बोला भाई इस वाले सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है, तो इसके अंदर जो चार्ज है इनको काउंट करो। 2 + 2 4 हो गया, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना भाई, 2 + 2 - 3 दैट इज +1 माइक्रोकूलाम का चार्ज आएगा। ये जो आउटसाइड चार्ज है ना, इसको कंसीडर नहीं करना है। जब आप इस पर चार्ज की बात करेंगे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखो मान लो मेरे पास 2 स्फीयर हैं, इस तरीके से हैं। इसके अंदर मैंने चार्ज 1 माइक्रोकूलाम +2 माइक्रोकूलाम किया, और यहां पर +3 माइक्रोकूलाम किया। ये S1 है और ये S2 है। मैंने बोला S1 में कितना चार्ज होगा, मेरे बच्चे जो S1 में चार्ज है इनको जोड़ दे यार, सारे प्लस के हैं तो प्लस कर दो, अगर कोई सा माइनस का होता तो उसको माइनस कर देते। तो S1 पर जो चार्ज आएगा ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3 माइक्रोकूलाम, और S2 पर जो चार्ज आएगा उसमें 1 + 2 + 3 दैट इज 6 माइक्रोकूलाम। जब आप S2 की बात करेंगे तो S2 के अंदर S1 तो है ही, उसके साथ साथ ये 3 माइक्रोकूलाम भी आएगा। और अगर कोई चार्ज आउटसाइड होता, जैसे कि मानो 4 माइक्रोकूलाम का, तो ये कंसीडर नहीं होता। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब आप गॉस लॉ से क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, और वो जो फ्लक्स होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। तो मेरे बच्चे जब हम वहां पर चार्ज देखेंगे किसी भी सरफेस से, तो चार्ज इसी मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ, according to quantization of charge, the total charge of a system is algebraic sum of all the charges। मेरे बच्चे algebraic sum लगाना है किसका, all the charges, कौन से, present in the system। मतलब ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें देखो जो सिस्टम के अंदर चार्ज है भाई, Q1 प्रेजेंट था पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, फिर Q3 पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, Q5 आपका नेगेटिव में है, Q6 आपका भाई पॉजिटिव, और Q7 नेगेटिव। लेकिन मैंने Q9 और Q8 को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है भाई, क्यों नहीं लिया बताओ जरा, बिकॉज ये आउटसाइड है। तो आउटसाइड वालों को क्यों लोगे, नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है वो ये बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। यार सीधे जोड़ देना भाई, प्लस वाला प्लस कर, माइनस वाला माइनस कर, क्यों ज्यादा दिमाग पर जोर डाल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब भाई एक बात बता जरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है।
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा ना भाई, चल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इधर। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड आपको पता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं आइसोलेटेड। एक आइसोलेटेड हमने सिस्टम ले लिया, ये हमारा सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड है मेरे बच्चे। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा ना सिस्टम का, जैसे सिस्टम के अंदर ए बॉडी है, सिस्टम के अंदर बी बॉडी है, सिस्टम के अंदर सी बॉडी है, सिस्टम के अंदर डी बॉडी है। भाई ए पर जो चार्ज है ना, ए पर चार्ज जैसे 2 माइक्रोकूलाम का है, बी पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलाम का, सी पर चार्ज आपका +4 माइक्रोकूलाम, डी पर चार्ज 1 माइक्रोकूलाम। सिस्टम पर देखना जरा टोटल चार्ज कितना है यार, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 - 3 दैट इज 4 माइक्रोकूलाम का है। यह सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी इनके चार्ज आपस में ट्रांसफर हो जाए, किसी का चार्ज कम हो जाए, किसी का चार्ज ज्यादा हो जाए, लेकिन ये जो पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे भी मैनिपुलेट करके लिख सकता हूं मेरे बच्चे, लाइक जैसे मैंने ये बोला कि भाई मेरे यहां पर बी पर आ गया कितना -1 माइक्रोकूलाम रहा, ठीक है ना, बी पर कितना रहा -1 माइक्रोकूलाम रहा, इस पर जैसे मानो 2 माइक्रोकूलाम है। इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो, यहां पर आपका जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि यहां पर हमने जो बोला, यहां पर चार्ज भी हम 2 माइक्रोकूलाम बोल सकते हैं, और इस तरीके से यहां पर कितना आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि अभी भी 4 माइक्रोकूलाम ही बने, ठीक है। मतलब यहां पर आपका +1 माइक्रोकूलाम आ गया। अब देखना जरा सिस्टम का टोटल चार्ज, भाई ग्रीन वाले को ऐड करो, -1 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +5, और जब -1 हटेगा तो +4 ही तो आएगा। अभी भी सिस्टम का टोटल चार्ज +4 है। यह हो सकता है कि बॉडी ने एक दूसरे पर चार्ज को ट्रांसफर किया जो सिस्टम के अंदर है। सो चार्ज जो होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब देखो जरा, समझो जरा, एक बात और समझो। आप एक बात देखिए, जो पूरा आपका यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स आपका न्यूट्रल है। यूनिवर्स जो है कैसे भैया, जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्स में, अगर आपने मानो कहीं पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, जैसे मानो कि ये चार्ज इस पर 0 है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं इसके अंदर एक बॉडी है जिस पर A++ है, भैया ये ++ भी कैसे आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं गए भी तो होंगे ना, तो जिस बॉडी पर जाएंगे उस बॉडी पर क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब चार्ज हमेशा पेयर प्रोडक्शन होगा। अगर चार्ज कहीं पॉजिटिव में है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव भी होगा। बात समझ में आ रही है। ओवरऑल जो यूनिवर्स है ये न्यूट्रल है हमारा, चार्ज हमेशा पेयर प्रोडक्शन में होता है, यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो जस्ट उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव भी होगा मेरे बच्चे। पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो नेगेटिव भी क्रिएट होगा सेम अमाउंट का। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझे मेरे बच्चे, तो जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए डेफिनेशन तो आपको मैंने बता ही दिया है। The total charge of isolated system always remains constant, or total charge cannot be created and destroyed, only it can be transferred from one body to other body। बस ट्रांसफर कर सकते हैं इसको आप लोग। जैसे भाई मेरे, अगर हम बात करें, चार्ज हमेशा अनलाइक पेयर में प्रोड्यूस होगा, जो चार्ज होगा वो हमेशा अनलाइक पेयर में प्रोड्यूस होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव भी आएगा सेम मैग्नीट्यूड का। जैसे NaCl है, NaCl पर टोटल चार्ज कितना है भाई, NaCl पर टोटल चार्ज 0 है। कैसे, अगर आप NaCl की बात करेंगे तो NaCl टोटल 0 हो गया, बिकॉज Na+ और Cl-। तो ओवरऑल अभी भी क्या है, ये एक प्लस का आया तो दूसरा माइनस का, टोटल चार्ज 0 है। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है मेरे बच्चे, जैसे मान लो, देखो यहां पर अगर गामा रेज आती हैं, गामा रेज या फिर हम बोले फोटोन किसी भी मटेरियल पर स्ट्राइक करती हैं, तो जैसे मानो गामा रे आया, किसी मेटल पर टकराया,
गामा रे जो होती है मेरे बच्चे ये न्यूट्रल होती है। जब आप लोग एटम न्यूक्लियाई पढ़ोगे तो वहां थोड़ा सा आपको आएगा समझ में ये। तो भाई ये न्यूट्रल है। अब ये जब किसी मेटल पर स्ट्राइक करेगी इसकी एनर्जी सफिशिएंट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव और यहां जीरो है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल आएगा जिसको हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन। तो अब देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज अभी भी जीरो है मेरे बच्चे। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करोगे तो गामा रेज मिलेगी। इसको हम लोग जो है सिंपल इस वर्ड से यूज करते हैं एनहिलेशन। तो और ये पेयर प्रोडक्शन है। तो चार्ज आप ये देख रहे हो कि ओवरऑल न्यूट्रल है। भाई यहां भी चार्ज जीरो था और यहां भी चार्ज जीरो है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ज हमेशा पेयर प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज रही भाई। हम लोगों ने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज किया और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया। अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है चार्ज और मास में डिफरेंस। तो चार्ज और मास में डिफरेंस को कर लेते हैं। आइए जरा भाई, जैसे आप लोगों ने चार्ज पढ़ा और मास भी पढ़ा, आपको लग रहा होगा कि दोनों ही यार किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यार, चार्ज और मास दोनों। लेकिन कुछ डिफरेंस है। आप एक बात समझो जरा, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है ना उस बॉडी का मास जरूर होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिसका मास है उस पर हमेशा चार्ज होगा। जैसे न्यूट्रॉन है, भैया न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है लेकिन मास तो होता है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है बट इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस है। जैसे किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपने पढ़ा है मास हमेशा पॉजिटिव होगा। मास जो होगा मेरे बच्चे ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलें तो चार्ज हमेशा आपने देखा कि क्वांटाइज्ड होगा। जो चार्ज होगा ये हमेशा आप देखिए क्वांटाइज्ड नेचर में होगा। लेकिन जब मास की बात करेंगे तो भाई मास क्वांटाइज्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हम काउंट भी कर सकते हैं भाई, इंटीजर मल्टीपल में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चार्ज कंजर्व है, अभी अभी पढ़ा है। अब आप कहोगे यार हमने तो मास भी कंजर्व पढ़ा है। नहीं यार, मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। मिस्टर आइंस्टीन ने यही तो बताया था कि जो मास होता है ना मेरे बच्चे, वो मास क्या है, मास बेसिकली इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी होती है वही मास है। अगर एनर्जी से आप क्या करते हैं, मास कन्वर्ट करते हैं या फिर मास से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मानो कोई रिएक्शन हुआ A प्लस बी और आपको मिला C, उसके साथ साथ एनर्जी मिला, तो ये एनर्जी कहां से आती है, A और B का मास ऐड करिए, A और B का मास और C का मास देखिए, C का मास हमेशा कम आएगा। तो मास गया कहां पर, मास चला गया किसमें, मास चला गया एनर्जी में। इसी तरीके से इसका उल्टा भी पॉसिबल है। चार्ज में कौन कौन से फोर्स देख रहे हो आप, अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। चार्ज में जो फोर्स लग रहा है आपका, अट्रैक्शन भी है अनलाइक के लिए और रिपल्सन भी है लाइक के लिए। लाइक मतलब या तो दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, अट्रैक्शन एक प्लस का एक माइनस का, इस तरीके से। लेकिन अगर आप मास की बात करेंगे तो मास में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है मेरे बच्चे। अच्छा, चार्ज डिपेंड नहीं करता है किस पर, वेलोसिटी पर, लेकिन मास डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। ये जो इक्वेशन है m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में, तो ये इसका रेस्ट मास होता है भाई। अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रही है तो मास वेरी कर जाएगा। अब आप कहते हो सर हम भाग रहे हैं, मैंने कितने से, आप कह रहे हो सर 120 किलोमीटर पर आवर से। 120 बहुत है, 120 भी, 120 से चलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। चेंज कैसे, जैसे मानो कि आपने ये बोला कि मैं जो हूं, ये जो c है, ये c कितना है, ये c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपॉन में इतनी वैल्यू और इसका भी स्क्वायर हो रखा है, तो अगर ये v बहुत कम होगा तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर v ऑलमोस्ट इक्वल है c के, ऑलमोस्ट,
तब उस केस में मास भी वेरी कर जाता है। मतलब अगर कोई पार्टिकल है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तब जाकर आप देखेंगे मास उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी था वो कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसका नाम होगा कूलम्स लॉ। तो आप लोग मेरे बच्चे अभी तक जो पढ़ा है इसको सही से नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो जो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है नंदू भैया फिजिक्स वाले, उसमें जो चैट सेक्शन है वहां पर जाकर आप लोग अपने जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, जिसमें पहले मैं चैट से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, अदरवाइज कॉल से या फिर वीडियो कॉल से, जैसे भी आपको समझाया जाए प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, लेक्चर सभी सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, और जो हमारा YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम लोग बेहतरीन ट्रिक्स और जो भी हमारे न्यू अपडेट्स होते हैं वहां हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर कूलम्स लॉ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर टुडे।